राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमने प्राप्त की थी और किस तरह से 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में वे पुनः शामिल हुए और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक ने की थी। इसके आगे हम तिलक के योगदान के बारे में बात करेंगे। तिलक कांग्रेस के में वापस आकर भी इसकी नीतियों में पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सके। एनी बेसेंट के साथ तिलक ने भी होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। वे कांग्रेस के अंदर ही एक होम रूल लीग बनाना चाहते थे, परंतु कांग्रेस की अस्पष्ट नीति ने उन्हें सितंबर 1916 में एक अलग होम रूल लीग बनाने का बाध्य किया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों द्वारा जनता को उनके उद्देश्यों से परिचित कराया तथा महाराष्ट्र और मध्य भारत के गृह शासित आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। जब सरकार ने 1917 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की तो तिलक ने उसका स्वागत किया। उनका विचार था कि सरकार के साथ सहयोग कर गृह शासन को प्राप्त किया जा सकता था। उन्हें भय था कि सरकारी पदाधिकारी सांप्रदायिकता को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन की गति धीमी कर सकते थे। इसलिए वे सरकार के साथ सहयोग कर संवैधानिक सुधारों को तुरंत लागू करवाना चाहते थे, परंतु कांग्रेस में गांधी के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्होंने गांधी के साथ सहयोग करना ही उचित समझा, जिससे कि कांग्रेस की एकता बनाई रखी जा सके। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया, परंतु जब गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया तो तिलक ने अप्रैल 1920 ईस्वी में आगामी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और इस डेमोक्रेटिक पार्टी की उद्देश्य जो थे वो भारतीयों के एक संघ की स्थापना करना था, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, राष्ट्रीय वेतन निर्धारित करना, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार, विभिन्न जातियों और राजपूतों में अधिक कनिष्ठता स्थापित करना तथा भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करना था। परंतु तिलक अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके। 23 जुलाई को वे बीमार पड़े तथा 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त को ही गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। एक युग का अंत और एक नए युग का आरंभ एक ही साथ हुआ। तिलक के अंतिम संस्कार के अवसर पर चौपाटी बंबई की भीड़ ने घोषणा की कि यहाँ हम अंग्रेजी राज की मृत्यु की घंटी बजाते हैं। ये निसंदेह तिलक भारत की एक महान विभूति थे। स्वयं गांधी जी ने उनका महत्व स्वीकार किया था। तिलक की मृत्यु के पश्चात यंग इंडिया में 4 अगस्त 1920 को गांधी ने स्वीकार किया कि उनके समय में जन साधारण पर जितना प्रभाव तिलक का था उतना अन्य किसी का नहीं। जिस दृढ़ता और स्थिरता के लोकमान्य ने स्वराज के संदेश का प्रचार किया वैसा किसी ने नहीं किया। वस्तुतः तिलक एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ और उच्च कोटि के दार्शनिक थे। वे समान रूप से क्रांतिकारी और विद्वान थे। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य से सशस्त्र क्रांति को उचित समझते थे। अहिंसा में उनकी पूरी आस्था नहीं थी। तिलक पर अनेक विद्वानों ने सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाया है। मुहर्रम के बाइकाट, गोवध का विरोध, शिवाजी और गणपति उत्सवों को प्रश्रय देने से अल्पसंख्यक उन्हें अपना विरोधी मानने लगे। लेकिन तिलक सांप्रदायिकता की भावना से पीड़ित नहीं थे। उनका उद्देश्य मराठों का गौरव पुनः स्थापित कर महाराष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधना तथा अंग्रेजी राज का अंत करना था। अगर तिलक सांप्रदायिकवादी होते तो वे कांग्रेस ने लीग एकता, लखनऊ समझौता जिसे कहा जाता है, का प्रयास ही करते और नई खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते। इतिहासकार ताराचंद के अनुसार उन्हें समाज और राज्य के परिवर्तन पर जो विश्वास था, लेकिन वह उन आदर्शों और भावनाओं में परिवर्तन नहीं चाहते थे जिन्हें भारत ने प्राचीन अतीत से विरासत में पाया था। उनकी इसी कट्टरता ने उनके विषय में अनेक भ्रांतियां पैदा कर दी, परंतु इससे तिलक के आदर्शों एवं कार्यों का महत्व कम नहीं हो जाता। उन्होंने भारतीय राजनीति में अवज्ञा या प्रतिरोध की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। स्वाधीनता की ललक ने उन्हें अत्यंत ही उत्साहित कर रखा था। वे स्वतंत्र भारत का निर्माण, उसके लिए एक संविधान सभा, सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार, शराबबंदी, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार एवं अस्पृश्यता को मिटाने की इच्छा रखते थे। तिलक अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन गांधी के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। गांधी ने तिलक के राजनीतिक दर्शन को ही नहीं, लेकिन उनके क्रियात्मक
कार्यक्रमों को भी अपनाया और उसी के सहारे हम देखते हैं कि कालांतर में जाकर के हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ा और आगे चलता गया। इस तरह से इस समय बाल गंगाधर तिलक का जो एक क्रांतिकारी के रूप में जो आंदोलन में देखने को मिलता है, इसी कारण से उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। और ये लोकमान्यता जो है, जैसी लोकमान्यता बाल गंगाधर तिलक की बन पाई थी, वो है मेरा मानना है कि ऐसी लोकमान्यता के रूप में और कोई भी उस समय का इस तरह का क्रांतिकारी हमें देखने को नहीं मिलता है। और आज उनके जो सारी जो नीतियां थी, वो सिद्धांत थे, उन्हीं का प्रतिफलन आज हम डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि आज उन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा चिंतन होता है। अब हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय का योगदान 1865 से 1928 ईस्वी। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तिलक की तरह पंजाब के लाला लाजपत राय ने कई सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। पंजाब निवासी उन्हें श्रद्धा से पंजाब केसरी कहते थे। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। उनके पिता स्कूल इंस्पेक्टर थे। लाला बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। उन्हें प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गहरा अनुराग था, इसलिए उन्होंने प्राचीन विद्या, धर्म एवं संस्कृति का अध्ययन किया। वे विदेशी शासन के विरोधी थे। उनका राजनीतिक दर्शन स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन से प्रभावित था। उनकी शिक्षा समाप्त कर वे सक्रिय रूप से राजनीति में चले आए। 1888 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वे कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं तथा कांग्रेस की भिक्षा की नीति से असंतुष्ट थे। तिलक के शासन के समान ही वे उग्र राष्ट्रवादिता के हिमायती थे। शीघ्र ही तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ उन्होंने अपनी उग्रवादी गुट बना लिया। इन लोगों ने कांग्रेस की शांतिपूर्ण नीतियों का विरोध आरंभ किया। फलतः कांग्रेस के अंदर धर्मपंथियों का प्रभाव कम होने लगा तथा गर्मपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 ईस्वी में उग्रवादियों ने कांग्रेस पंडाल में ही अलग बैठक की। लाजपत राय ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसकी भिक्षावृत्ति का परित्याग कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात लाला लाजपत राय और कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पंजाब में उपनिवेशीकरण अधिनियम के विरोध में एक व्यापक आंदोलन चलाया। लाला हरदयाल के साथ मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। फलतः सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर भारत से निर्वासित कर दिया। निर्वासित जीवन के पश्चात लाजपत राय अमेरिका चले गए और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन और अंग्रेजी सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग लेते रहे। उन्होंने भारत की दुर्दशा से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी, जिसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय पुनः भारत आए। इस समय संपूर्ण देश महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रहा था। जब गांधी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया तो लाला लाजपत राय ने भी इसमें भाग लिया एवं पंजाब ने उसे सफल किया। उनके कार्यों से क्रोधित होकर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से छूटने के पश्चात वे पुनः राजनीति में सक्रिय हो उठे। 1923 ईस्वी में केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे स्वराज दल के सदस्य भी बने, परंतु बाद में इससे अलग होकर एक राष्ट्रीय दल की स्थापना उन्होंने की। 1925 ईस्वी में उन्हें हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का सभापति बनाया गया। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई गई तो लाला ने भी उसमें भाग लिया। उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई। लाला लाजपत राय को भी इसमें काफी चोट लगी, जिसे सांघातिक चोट कहा गया। इसी चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी असामयिक मृत्यु के से समस्त राष्ट्र स्तब्ध रह गया। भारतीय सत्ता संग्राम में लाला लाजपत राय का एक बहुमूल्य देन जो है वो मानी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दमन के कारण, इस प्रतिरोध के कारण, जो जिस चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई, और वही आगे हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन जो आगे जाकर के भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने चलाया था, वो हम देखें कि वो उसी का एक प्रतिशोध था। और उस प्रतिशोध की भावना के कारण ही आगे राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा बल मिला। और ये जो गर्मपंथी दल की जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां बढ़ने लगी। और लाला लाजपत राय के उनकी बलिदान को,
उन्होंने बेकार न करते हुए आगे जाकर के हम देखें कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो ये बलिदान था वह बलिदान एक प्रेरणा के रूप में उभरा और भारत को आज़ाद कराने में एक जागृति, जन जागृति उनके बलिदान से हमें देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे विपिन चंद्र पाल।